जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो चलिए, आज हम हिंदी के क्लास को लेकर आए हैं और हिंदी के क्लास के अंतर्गत हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और जिसे आप आसानी से समझ जाएंगे, आसानी से समझेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं जी। तो चलिए, महत्वपूर्ण मुहावरा संबंधित प्रश्न है पहले। यहाँ चलिए मुहावरा नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 संख्या 1, बाग बाग होना मुहावरे का क्या अर्थ है? जी, बाग बाग होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बाग बाग होना मुहावरे का जो अर्थ है, बहुत प्रसन्न होना। मतलब बाग बाग होना मतलब बहुत प्रसन्न होना जी। कोई जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे वाक्य में प्रयोग करके बताते हैं। जैसे आज मैं तुम्हें देखकर बाग बाग हो गया, मतलब तुम्हें देख करके या मेरा दिल जो है बहुत प्रसन्न हो गया, बाग बाग हो गया जी। तो चलिए मुहावरा नंबर 2, पानी पानी करना मुहावरे का क्या अर्थ है? पानी पानी करना मुहावरे का अर्थ है लज्जित करना जी। पानी पानी करना मुहावरा मतलब लज्जित करना। आज हमने उसे पानी पानी कर दिया, मतलब आज हम उसको लज्जित कर दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मज़ा चखाना, मज़ा चखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये सब मुहावरे जो है बहुत महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, वीवीआई मुहावरे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मज़ा चखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए, मज़ा चखाना मतलब बदला लेना। आज तो मैं उसे मज़ा चखा कर के ही रहूँगा, मतलब बदला लेकर के ही रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते। मुहावरा नंबर 4, आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें खुलना मुहावरे का जो अर्थ है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है ज्ञान होना। आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, यहाँ देखिए ज्ञान होना, मतलब ज्ञान हो। आज हमारे आंखें सही समय पर खुल गया, नहीं तो मैं ठग जाता, ठगी का शिकार हो जाता जी। तो सही समय पर आंखें खुल गया, नहीं तो मैं ठगा जाता उसके द्वारा, वो मेरे को ठग लेता जी। तो चलिए, आंखें खुलना का मतलब ज्ञान होना, ज्ञान हो गया सही समय। चलिए, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का जो अर्थ है, जानबूझकर अपने को खतरे में डालना जी। तो जानबूझकर अपने को खतरे में डालना मतलब अंगारों पर पैर मत रखो। किसी का गार्जियन जो होता है, माता पिता कहते हैं बच्चे अंगारे पर पैर मत रखो, जानबूझकर अपने को खतरे में मत डालो, छोड़ो वो काम अच्छा नहीं है, वैसा मत करो जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लकीर का फकीर मुहावरे का क्या अर्थ है? जी, लकीर का फकीर मुहावरे का जो अर्थ है वो ढोंगी होना, अंधविश्वासी होना। अंधविश्वासी होना मतलब अंधविश्वास के चक्कर में रहता है, जो भाग में लिखा होगा वही करेंगे, जो हमारे हाथ की रेखा में नहीं है, लकीर में नहीं है, क्या करेंगे, वो सब अंधविश्वासी है। मेहनत और ये मेहनत कठोर परिश्रम पर वो भरोसा नहीं रखते हैं, मतलब कठोर परिश्रम मेहनत नहीं करते, वो जो है भाग के भरोसे ही जीता है, ऐसे लगते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का क्या अर्थ है? ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का क्या अर्थ है? जी, ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का जो अर्थ है, केवल दिखावा मात्र करना, केवल दिखावा करना। जैसे कि दुकान बहुत भारी भरकम दुकान है, बहुत मतलब वो दुकान है, फेमस दुकान है, प्रसिद्ध दुकान है, और उसमें सामान जो है बिल्कुल एकदम घटिया किस्म का देना, मतलब खाली जो है दिखावा है उसका, सामान अच्छा नहीं। इसी को कहता है ऊंची दुकान फीका पकवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए आप लोग। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बुरा व्यक्ति का और बुरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाना जी। यहाँ पे बूढ़ा है, बूढ़ा नहीं होगा, बुरा व्यक्ति होगा। बुरा, बुरे व्यक्ति का, बुरे मतलब खराब व्यक्ति का, बुरे व्यक्ति का और बुरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, ये जो है बुरा नहीं है, बुरे व्यक्ति है, बूढ़ा नहीं, बुरे व्यक्ति, बुरे व्यक्ति का और बुरे व्यक्ति के साथ संपर्क हो जाना, मतलब एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, दूजा नीम चढ़ा मतलब एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा मुहावरे का जो अर्थ है, एक तो पहले से बुरा व्यक्ति रहता है, खराब कर्म का, अच्छे मतलब खराब आदमी रहता है, और उसका और नीम के साथ दोस्ती हो जाता है, मतलब नीम के चढ़ा मतलब है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा मतलब एक तो पहले से वो खराब रहता है, उसका और खराब आदमी से संगति हो जाता है और बुरा बन जाता है वो। यही है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लहू पीकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है जी? लहू पीकर रह जाना मुहावरे का जो अर्थ है, क्रोध को मन में रोकना। क्रोध जो होता है उसको मन में ही रोकना। मतलब आज तो मैं इतना गुस्सा आ गया था, लहू पीकर रह गया मैं उसको गलत काम को देख करके। लहू पीकर रह जाना, रह गया मैं उसको गलत काम को देख करके, तो मतलब क्रोध को मन में ही रोक लिया जी। उसका जो वाक्य में प्रयोग करना होता है, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये हो गया मुहावरा नंबर 9, लहू पीकर रह जाना मुहावरे का जो अर्थ है, क्रोध को मन में रोकना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पाँव 12 मुहावरे का क्या अर्थ है? पाँव 12 होना, मतलब पाँव 12 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो पाँव 12 होना मतलब बहुत लाभ होना जी। आज तो उसका पाँव 12 हो गया, मतलब आज उसको बहुत लाभ हो गया जी, बहुत लाभ हो गया। पाँव 12 होना मतलब बहुत। तो चलिए ये पाँव 12 होना का मतलब जो अर्थ है बहुत लाभ होना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पर अब संधि विच्छेद आ गए, ये कुछ महत्वपूर्ण संधि विच्छेद है, इसको भी आप लोग एकदम याद रखिएगा और हमेशा बनाने का कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार का जो है पर अभ्यास भी करते रहिएगा और दूसरा भी क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो चलिए यह है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद जो है प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक मतलब प्रत्येक जी। प्रति धन प्लस का चिन्ह जोड़ एक मतलब प्रत्येक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा जी? यद्यपि का संधि विच्छेद जो है यदि धन प्लस अपि बराबर यद्यपि, ये सब जो है VVI संधि विच्छेद है। ये हमेशा परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, किसी भी परीक्षा में, शिक्षक भर्ती परीक्षा या 10वीं का जो है बोर्ड एग्ज़ाम, 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम, हर परीक्षाओं में बार बार ऐसा क्वेश्चन आता रहता है जी। तो इस सबको याद रखिएगा और ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को और दूसरे क्वेश्चन का भी अभ्यास करते रहिएगा बनाने का जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा जी? अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यावश्यक का संधि विच्छेद, तो अत्यावश्यक में अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक जी। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण, अनु जोड़ एसन, अनु जोड़ एसन, अनु प्लस एसन, एसन ये है, अनु जोड़ एसन मतलब अन्वेषण। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा जी? इत्यादि, ये सब जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि, इति प्लस, इति प्लस आदि, इत्यादि जी। देखिए ई, हर्षी और दीर्घी का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब दोनों ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये जो है इनका उच्चारण स्थान क्या है आप लोग बताइएगा, बताइए आप लोग क्या होगा ई का उच्चारण स्थान? तो चलिए ठीक है, ई का उच्चारण स्थान जो है तालव्य है, तालव्य, तालु बोलता है जिसको, तालु से बोला जाता है। कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तालु सबसे बोला जाता है विभिन्न प्रकार के अक्षर। इसका भी उच्चारण स्थान परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु, तालव्य, जिसको तालु भी बोला जाता है, तालु भी बोला जाता है, तालु, तालु से भी बोला जाता है, तालाब भी बोलते हैं इसको। चलिए ये देखिए, 100 का उच्चारण स्थान क्या है जी? तालाब्य 100। तो तालाब्य 100 का जो उच्चारण स्थान होगा वो भी तालव्य 100। ये तो देखने से पता चलता है, मतलब बोलने से पता चलता है कि ये तालव्य 100 है, मतलब तालु से बोला गया है। तो इसको, इसका भी उच्चारण स्थान जो है तालु हो गया, तालव्य जी। तालव्य 100 मतलब तालव्य है इसका उच्चारण स्थान, जिसको तालु भी बोला जाता है जी। ये देखिए है ना, 100 का उच्चारण स्थान तालव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। संधि किसे कहते हैं जी? संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? देखिए संधि ये जो है ये भी एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वीं 12वीं और भी परीक्षाओं में बार बार ये पूछा जाता रहता है, इसका परिभाषा। तो संधि किसे कहते हैं याद रखिएगा आप लोग, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षर के मेल को संधि कहते हैं जी।
तो संधि मतलब जैसे कि हो गया, देखिए जैसे हो गया राम, राम, तो ये अक्षर हो गया रा, रो में पाए हो गया प्लस, इसका मेल हो गया राम, म बराबर राम, राम हो गया। इसी प्रकार जो है राम हो गया। इसी प्रकार और भी शब्द होंगे, जैसे कि मोहन हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, ये सब 2-3 अक्षर से मिलके बना है। चलिए, तो ये संधि हो गया। और संधि के बाद समास आता है जी। समास, समास किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार संधि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से बना शब्द जो है संधि कहलाता है, उसी प्रकार समास है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से। यहाँ समास में शब्द है और संधि में वहाँ अक्षर था, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं जी। जैसे कि राजा का पुत्र, ये 2-3 शब्द हो गया ना, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र हो गया, तो ये समास हो गया राजा का पुत्र। इससे जो मिलकर बनेगा 2-3 शब्द हो गया, इससे मिलकर जो बना है कौन सा शब्द बना है? सार्थक शब्द बना है जो राजपुत्र, राजपुत्र, ये राजपुत्र है। तो इसको 2 या 2 से अधिक मेल जो शब्द है उसके मेल से बना है, एक शब्द बना, नया शब्द, राजा का पुत्र से राजपुत्र, यही समास हो गया जी। और इसका व्याख्या जो है और आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से बताएंगे। चलिए, समास के कितने भेद होते हैं जी? समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये कितने भेद होते हैं समास के? तो समास के जो है 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं समास के। कौन कौन सा है? तो अविभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, अविभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। देखिए, सबको एक बार में देख लीजिए। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, ये जो है 6 समास के भेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामायनी के रचनाकार कौन है जी? कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है कामायनी के रचनाकार है यह। और कामायनी क्या था? तो कामायनी जो है एक महाकाव्य था, महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी है कामायनी के रचनाकार है। कामायनी क्या है? तो कामायनी है महाकाव्य है। और जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो क्या थे? तो छायावाद के प्रवर्तक थे। छायावाद जो है, छायावाद, आदर्शवाद और ये सब के मतलब वो रहते हैं, किस काल के हैं? वो कवि और रचनाकार है। तो ये छायावाद काल के, छाया काल के और छायावाद के प्रवर्तक हुए ये जयशंकर प्रसाद जी। चलिए इसको याद रखिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है जी? शब्दानुशासन जो है उसके रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र, हेमचंद जी जो है शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जहाँ वस्तु या किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, वो कौन सा अलंकार है जी? वस्तु हो या बात भी हो, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, वो कौन सा अलंकार है? तो वो जो है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति के अंतर्गत आता है। जो किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है वो अतिशयोक्ति जी, अलंकार के अंतर्गत। ये भी VVI प्रश्न है, यही परीक्षाओं में बार बार आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई जी? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, क्या करेगा कोई का क्या अर्थ है जी? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई का अर्थ जो है, मतलब ये देखिए, बदनाम व्यक्ति को बुराई से क्या डरना। जो पहले से बदनाम व्यक्ति है उसको बुराई से कोई डर नहीं लगता है। तो उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, वो पहले से ही बदनाम है, उसका लोई जो उतरा हुआ है, तो क्या करेगा कोई, मतलब बदनाम व्यक्ति को बुराई से क्या डरना, यही इसका कहावत है। ये कहावत का अर्थ यही हो। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब बदनाम व्यक्ति को बुराई से क्या डरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, मैनुअल को देखिए। अब मैनुअल को हिंदी में क्या कहते हैं जी? जैसे होता है ना, कोई सामान खरीदते हैं तो उसके साथ छोटा पर्ची दिया रहता है, तो उसमें लिखा रहता है मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन, सारे निर्देश दिया रहता है। तो वो जो है क्या है मैनुअल को हिंदी में, उसका हिंदी अर्थ क्या होगा मैनुअल का? देखिए, हिंदी का जो मैनुअल का जो हिंदी अर्थ है वो नियम पुस्तिका है, नियम पुस्तिका जी।
मैनुअल का हिंदी अर्थ है नियम पुस्तिका जी, नियम, उसमें सारे नियम निर्देश दिए रहते हैं, कोई सा सामान कोई भी प्रोडक्ट खरीदिएगा तो चलिए, एक्सटेंसिव को हिंदी में क्या कहते हैं, तो एक्सटेंसिव को हिंदी में जो है व्यापक कहा जाता है, व्यापक, व्यापक माने प्रचुर, ज़्यादा, एक्सटेंसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कस्टडी को हिंदी में क्या कहते हैं जी, कस्टडी जैसे होता है ना कि वो पुलिस की कस्टडी में है या उसकी कस्टडी में है, तो चलिए कस्टडी को हिंदी में क्या कहते हैं जी, कस्टडी को जो है हिंदी में जो है तो अभिरक्षा कहते हैं जी। देखिए अभिरक्षा, वो पुलिस की कस्टडी में हो, पुलिस के अभिरक्षा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया गया जी, किस तिथि को जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है देने का निर्णय लिया गया, तो 14 सितंबर जो है 1949 ईस्वी को जो है निर्णय लिया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा, पूरे राष्ट्र, पूरे देश का जो है भाषा के दर्जा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जी, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सारा देश में एक भाषा हो, एक भाषा हो, सब एक मतलब जुट रहे, एकता के अंतर्गत सूत्र में सब बंधे रहे, इसलिए हिंदी को चुना गया और हिंदी को राष्ट्र की मतलब राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली जी 14 सितंबर को। और इसी के 2 दिन बाद 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है, तो क्या मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो है ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। सोलह सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भाषाई आधार पर जो है सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ जी, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ बताइए आप लोग। तो भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, और ये कब हुआ, तो 1953 ईस्वी में हुआ जी। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का हुआ। कब हुआ, तो देखिए कब हुआ, तो 1953, यहाँ गलत टाइप हुआ है, 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में हुआ। चलिए 1953 हुआ है ना, 1953 ईस्वी। और 1956 में क्या हुआ, तो 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, सिर्फ में ये हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है लागू हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ईस्वी में लागू हुआ। और वो जो है भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ जी। इसका जो है एक ऐसे लोग थे मतलब आंदोलनकारी जो कि मतलब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिलाने का मांग कर रहे थे, रामलल्लू जी है, रामलल्लू जो कि आमरण अनशन किए और आमरण अनशन के दौरान उसका जो मृत्यु भी हो गया। इसके पश्चात जो है सो आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा मिल गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट हो गया आज के एपिसोड में, बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जी। नमस्कार।